नमस्कार। तो हम हिस्ट्री का तीसरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जो हमारा थर्ड चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। कि जिस ग्लोबल वर्ल्ड को आज हम देखते हैं, आज जिस तरह से हम देखें कि दुनिया भर के सभी देश किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। वो ट्रेडिंग करते हैं, एक दूसरे के देश में आते जाते हैं, घूमने फिरने आते जाते हैं बहुत सारे तरीकों से। तो ये जो ग्लोबल वर्ल्ड बना, अगर हम कुछ 100 साल पहले की बात करें, तो ये है ग्लोबल वर्ल्ड नहीं था। तो ग्लोबल वर्ल्ड बना कैसे, उस चीज के बारे में इस लेसन में समझाया गया। अगर शुरुआत के अगर हम ट्रेडिंग वगैरह की बात भी करें आज से कुछ साल पहले की, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक दिया है सिल्क रूट। चीन के जो सिल्क रूट थे उनसे ही ट्रेडिंग का काम और भी दूसरे कामों के लिए आना जाना सारा काम उससे ही होता था। इस चैप्टर में वो हमने देखा है। और भी क्या है आप पढ़ के देख सकते हैं। अब इसमें हम बात करें कि यूरोप यूरोप वो मेन कॉन्टिनेंट है जहां से ये सारा काम शुरू हुआ। तो कैसे क्या, तो हमको पता है उस समय भारत, अगर हम 15 16 सेंचुरी की बात करें, तो उस टाइम तक, पुराने टाइम से लेके उस टाइम तक भारत एक बहुत बड़ी पावर के रूप में एक ऐसी कंट्री था जो पूरी तरह डेवलप थी, जहाँ पर हर व्यक्ति के पास काम था, रोजगार था। ठीक है। तो अब हम देखें तो इसी वजह से जब दूसरे देश जैसे कि स्पेन, पोर्तुगीज, ये भारत की खोज करने लगे, हमारे इंडिया की खोज करने लगे, डिस्कवरी करने लगे। जो कोलंबस था, वो कोलंबस है इस तलाश में वो कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया 1492। लेकिन जब उनको पता पड़ा वो अमेरिका है, तो फिर से खोज में निकले वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया सी रूट टू इंडिया 1498। ठीक है, इसको हम देखते हैं सी रूट को। सी रूट देखते हैं। जो ये देश हैं ये देखें हम, ये यूरोप देखें, यूरोप में ये स्पेन और ये पोर्तुगीज, दोनों को हम देख सकते हैं। तो ये पोर्तुगीज से ही वास्को डी गामा, और ये निकले, ये घूम के ये यहाँ नीचे तक पहुंचा था, नीचे तक पहुंच गया था। आगे देखें तो अब यहाँ पहुंचने के बाद, ये रूट होते हुए यहाँ पहुंचने के बाद, यहाँ से घूमता हुआ फिर वो इधर आता है। और अब यहाँ से होता हुआ ये भारत तक पहुंच गया था। यहाँ पर एक जना मिला था इसको, अब्दुल मलिक नाम का, वो इस रास्ते से भारत लाया था। किसको, वास्को डी गामा को। तो इस तरह से इन्होंने ये सी रूट ढूंढकर यहाँ भारत तक पहुंचे थे। तो आगे देखते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अमेरिका की डिस्कवरी, अमेरिका की सी रूट की डिस्कवरी किसने की है, कोलंबस। और वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ने भारत के सी रूट की डिस्कवरी की, यूरोप से इधर आने की। आगे देखते हैं इसमें, जब स्पेनिश आर्मी जो थी, जब वो अमेरिका गई, तो अमेरिका गई तो वहां पर वहां के लोगों पर उन्होंने बिना किसी लड़ाई के ही कब्जा कर लिया। कैसे करा, तो वहां इन लोगों के साथ, स्पेनिश लोगों के साथ एक बीमारी गई, एक डिजीज, स्मॉल पॉक्स। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वहाँ के लोग थे अमेरिका के, उनके पास ऐसी इम्यूनिटी नहीं थी कि वो इस बीमारी का सामना कर सकें। और इस वजह से पूरे महाद्वीप में, पूरे कॉन्टिनेंट में वो बीमारी फैल गई। तो वहाँ के लोग बिना किसी लड़ाई के ही हार गए, और स्पेन की सेना का वहाँ पर कब्जा हो जाता है इस तरीके से। Therefore, the Spanish army won over the people of America without any weapon. By 1890, the global agriculture economy had emerged. तो इसके बारे में भी आपने थोड़ा सा इस तरह से पढ़ा होगा। कॉर्न लॉ, एक कॉर्न लॉ आया था कि ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लगाया गया था ताकि बाहर से आने वाला जो कॉर्न, मक्का है, उस पर रोक लग जाए।
तो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इसका विरोध किया और कॉर्न लॉ हटवा दिया था। इस कॉर्न लॉ के हटने के बाद वहाँ के जो किसान थे इनके, ब्रिटेन के, लगभग बर्बाद हो गए और उन्होंने एग्रीकल्चर, खेती करना छोड़ दिया था। इसके बाद जो ये था ब्रिटेन, इसने पूरे वर्ल्ड में अपने लोगों के लिए खेती करवाना शुरू किया और उसने पूरा ध्यान लगाया अपना इंडस्ट्री पर। तो देखें हम इस चीज को भी, ये इस जगह पर इंग्लैंड है और यहाँ से इसने अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के अदर पार्ट्स, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब जगह पर ये खेती करवा रहा था अपने ब्रिटेन के लिए। इसने यहाँ बैठे बैठे इतना सब कुछ कवर कर लिया था क्योंकि पैसा बाहर से कमाया जा रहा था, बाहर से इतना पैसा कमा रहा था। तो इस तरह इसने पूरे वर्ल्ड पर अपना इकोनॉमी को इस्टेब्लिश कर लिया है। यहाँ पर जहाज जहाज बन के जहाज चलने लगे, है ना, रेलवे ट्रैक बिछाए गए ताकि सामान को आसानी से लाया ले जाया जा सके। तो ऐसा बहुत सारा काम उस टाइम पे हुआ था। एक वर्ल्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर की वर्ल्ड इकोनॉमी हमारे सामने आई थी। अब आगे हम देखेंगे। In the Berlin meeting 1885, the European power divided the map of Africa among themselves by drawing the straight line. हाँ, इसके बारे में पता होगा, इन लोगों ने एक मीटिंग की थी, यूरोपियन पावर्स ने। अफ्रीका पर इनका कब्जा हो गया था, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही सीधी लाइनें काट के उस अफ्रीका को आपस में बांट लिया था। अभी हम मैप में देखें अफ्रीका के, तो बहुत सी लाइनें बिल्कुल ऐसी सीधी सीधी कटी हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि उसको वैसे ही बांटा गया था। बाय द 1890 और फिर बाद अफ्रीका में इनके जाने के बाद, क्योंकि इन्होंने वहाँ एशिया से जानवर जब मंगवाए अंग्रेजों ने, कहाँ पर? अफ्रीका में। तो एशिया के जानवर आए, उनके साथ एक बीमारी आई जानवरों वाली, जिसका नाम था रिंगर पेस्ट। रिंगर पेस्ट, इस बीमारी ने वहाँ के जो लोग थे, अफ्रीका के जो लोग थे, वो जानवर और खेती इस पर जिंदा थे, जानवरों को पालते थे और अपनी खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। तो अंग्रेजों ने देखा कि इनको तो पैसे पे काम करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अंग्रेजों ने बहुत सारा चालें चली और इसी में एक पार्ट जो ऑटोमेटिक हुआ, रिंगर पेस्ट बीमारी का फैलना। एशिया से जो जानवर ला गए उनसे वहाँ फैली और इतनी भयंकर फैली कि 90%, 90% जो वहाँ के एनिमल्स थे वो मर गए थे। किसकी वजह से? इसी बीमारी की वजह से। वहाँ के लोगों का जो कमाई का साधन था वो बंद हो गया था। अब इन्होंने लोगों को वहाँ पर काम करने के लिए मजबूर किया ताकि लोग अब इनके लिए काम करें। These diseases were spread by the animal demand by the British from Asia. The capture of people of Africa, the British implement a new inheritance rule. न्यू इनहेरिटेंस रूल, उत्तराधिकारी कानून, कि अब परिवार, मतलब जो पिता की जो संपत्ति रहेगी, जो प्रॉपर्टी रहेगी, वो घर के किसी बस एक जने को मिलेगी, बाकियों को वर्क करना पड़ेगा, लेबर वर्क। हिसाब से देखें तो बाकी जितने भी थे, everyone else would have to work as labor। तो इस तरह उन्होंने लोगों को वहां पर मजबूर किया। यूरोपियन पावर यूज टू सेंड पीपल अब्रॉड टू वर्क ऑन 5 year कॉन्ट्रैक्ट। तो हाँ, आप लोगों ने इन चीज के बारे में पढ़ा हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर बाहर विदेशों में भेजा जाता था, अब्रॉड, लोगों को वहां पे लेबर का काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट होता था 5 साल का, लेकिन उनको वहां पर न जाने कितनी, मतलब यूँ कहें कि या तो पूरी जिंदगी बितानी पड़ती थी और वह अपने घर दोबारा नहीं आ पाते थे। दे वर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और इंटेंडर वर्कर। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और इंटेंडर वर्कर कहते थे। बट आफ्टर गोइंग अब्रॉड दिस पीपल कुड नॉट रिटर्न एंड लिविंग देयर। दे इन्वेंटेड द रिबेलियस रिलीजन। उन्होंने वहाँ पे अपने खुद के बहुत सारी चीज़ें शुरू कर ली थी। एक रिबेलियस रिलीजन, रास्ता फारियावाद,
इन द नेम ऑफ इमाम हुसैन इन द ट्रिनिदाद गुयाना। अब उन्होंने वहाँ पर एक इमाम हुसैन के नाम पर भी एक वो त्योहार मनाना शुरू कर दिया था, होसे। चटनी म्यूजिक भी वहाँ पर मनाने लग गए थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होना शुरू हो गई थी, क्योंकि अब लोग वहीं रह रहे थे, तो वहाँ के माहौल के हिसाब से उन्होंने अपना रहन सहन बना लिया था। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। तो इंटेंडेंट लेबर जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाया जाता था मजदूरी करने के लिए। नोबेल प्राइज विनर वी.एस. नायपाल, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर शिव नारायण चंद्रपाल, रामराज सरवन एक्सेट्रा आर ऑल descendants of इंटेंडेंट लेबर। अगर हम इन सबके नाम देखें तो ये देख के पता चल रहा है ये लोग भारत से जुड़े हुए हैं। तो ये जो इंटेंडेंट लेबर वहाँ जाते होंगे, उन्हीं में से उन्हीं लोगों की शायद ये संतानें होगी, है ना, उन्हीं लोगों के आगे की पीढ़ी होगी। ये अमेरिका के लोग हैं, जिनका भी नाम आया है ये सारे अमेरिका के लोग हैं। आगे, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द अलाइड पावर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो उसमें दो ग्रुप थे, एक तो अलाइड पावर, सेंट्रल पावर। अलाइड में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये तीनों साथ में थे, इधर के वेस्ट यूरोप के। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन टर्की, ये तीनों साथ में थे। द अलाइड पावर won the war and lasted from 1914 to 1918। तो ये लड़ाई कब तक चली? 4 साल चली, 1914 से 1918। इसमें अलाइड पावर जीत गई थी। यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन टर्की हार गए थे, है ना। कौन जीते थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज कॉल्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। इस वॉर को मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर नाम दिया था, क्योंकि इस वॉर में जो जितने भी वेपन, खतरनाक तरह के हथियार वगैरह जो यूज हुए थे, वो सब इंडस्ट्रियल थे, इंडस्ट्रियों ने बनाए थे, और सारे के सारे मॉडर्न, है ना, सब में मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और बहुत खतरनाक हथियार थे। इसलिए इसको मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर यहाँ पर नाम दिया। आपको ध्यान रखना है मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर के बारे में, तो यहाँ इसकी बात की गई। अब हम नाम देखें, हेनरी फोर्ड। कौन है हेनरी फोर्ड? जिसने अमेरिका में मास प्रोडक्शन को स्टार्ट किया, कन्वेयर बेल्ट और असेंबली लाइन वो बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जल्दी बन सके, इसकी उसने कोशिश की अमेरिका में। तो द पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन हेनरी फोर्ड को माना जाता है। इन्हीं चीज़ों के बाद में वहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन की कंडीशन देखी थी पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर दो रीजन थे, जिसके टू रीजंस। कौन कौन से? फर्स्ट रीजन जो मानते हैं, देयर वाज अ मोर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, वीट प्रोडक्शन। तो हमने देखा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो फिर ब्रिटेन ने भी गेहूं उगाना शुरू कर दिया, और बाकी सब उगा ही रहे थे। तो इतना ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो गया था कि वैल्यू थी वो बिल्कुल डाउन हो गई। अब वैल्यू डाउन होने की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ गए थे, और बाकी जो ट्रेडिंग करने वाले थे, व्यापार करने वाले थे, उनकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि बहुत सस्ते दाम ही नहीं मिल पा रहे थे, जो कीमत चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, तो वो डाउन हो गया था। और इसका सेकेंड रीज़न मानते हैं अमेरिका। अमेरिका ने लोन देना बंद कर दिए थे, और जो दिए थे वो भी वापस लेना शुरू कर दिए थे। तो इससे मार्केट में पैसा खत्म हो गया, अमेरिका ने सारा पैसा खुद के पास रख लिया। तो मार्केट में जितना बड़ा बिजनेस चल रहा था वो पूरा ठप हो चुका था, और ये रीजन रहा उस टाइम के ग्रेट डिप्रेशन का। The most impact of Great Depression in India was seen on the people of village, गांव के लोगों पर दिखा। Due to the closure of business, their life become very difficult। तो जो भी इनसे जुड़े हुए बिजनेस थे वो सब बिल्कुल डाउन हो गए थे, उनको काफ़ी डिफिकल्टी देखनी पड़ी थी। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलाइज इंक्लूड। अब सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुई देखें इसमें थोड़ा, तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, लेकिन अब रशिया नहीं है, क्या है? सोवियत यूनियन। और कौन एक्स्ट्रा हो गया? अमेरिका। सेंट्रल पावर की बात करें तो इसमें देखो जर्मनी तो है, जर्मनी तो है, इटाली एंड जापान,
यहाँ पे इटली इधर आ चुका है, और जापान जापान भी यहाँ पर। तो जापान इटली ये भयंकर भयंकर दोस्त हैं। ये वॉर चली थी 6 साल, 1939 से 1945। तो 6 साल चलने वाली इस वॉर में ना जाने कितने लोगों की डेथ हो गई थी, करोड़ों। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम देखते हैं तो 90 लाख के अबाउ है ना लगभग, और इसमें लगभग 6 करोड़ लोग मर गए थे। ये इसमें आंकड़ा देखा गया था। A conference was held in Bretton Woods। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी होने के बाद ब्रेटन वुड में एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रखी। किस चीज़ पर थी ये कॉन्फ्रेंस? कि जो एकदम से ये ग्रेट डिप्रेशन आया था, अब मार्केट में ऐसा हम क्या करें कि दोबारा से कंडीशन क्रिएट ना हो। अगर हम यहाँ देखें तो बिजनेसमैन कितना ध्यान दे रहे हैं कि दोबारा जो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई है वो नहीं आए। इसके लिए उनको दो चीज़ें सामने दिखती हैं। एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट, कि सभी लोगों के पास फुल एम्प्लॉयमेंट रहे और इकोनॉमी स्टेबल रहे। अगर ये दो चीज़ें हो जाती है कि मार्केट में पैसा भी रहे और लोगों के पास काम भी रहे, तो हमारा व्यापार बढ़िया ढंग से चल सकता है। तो टू इंस्टीट्यूशन वर क्रिएटेड इन द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस विच आर कॉल्ड द ट्वेन ऑफ ब्रेटन वुड, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें अब ये देखो यहाँ पर जो ये ट्विन, ब्रेटन वुड्स के ट्विन जिनको कहते हैं वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, क्या क्या हैं ये, कौन कौन है? तो ये दो चीज़ें बनाई गई, तो इंस्टीट्यूशन, ताकि जो ये पाना चाहते हैं जो इकोनॉमी को स्टेबल करने का काम, वो इनकी मदद से कर सकें। लेकिन अमेरिका इनके ऊपर वीटो पावर रखता है, इनके किसी भी डिसीजन को वीटो कर सकता है। ये स्पेशल पावर अमेरिका के पास है। The work of the World Bank was to rebuild the economy and help all the country in their development, while the work of the International Monetary Fund was to establish interrelationship between currencies and increase the monetary fund। तो बहुत सीधी सीधी बात है कि डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम वर्ल्ड बैंक कर रहा है, और मॉनेटरी को संभालने का काम कि एक देश की करेंसी है उसको दूसरे से देश के साथ कनेक्ट करने का काम ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर रहा है। अब इसी टाइम पर बहुत सारे देशों को फ्रीडम दे दी गई थी भारत के साथ में। तो अफ्रीका और एशिया के ज़्यादातर देश थे, लेकिन अभी भी पूरे मार्केट पर कब्जा उन्हीं वेस्टर्न यूरोपियन और अमेरिकन का था। तो यहाँ पर एक नई चीज़ बात हुई थी कि एक ग्रुप का नाम है G77। G77 was a group of newly independent developing countries which demand to create a new international economic system। उन्होंने एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाने की बात कही जिसमें दे कुड गेट राइट ओवर देयर रिसोर्सेज, जिससे वह अपने रिसोर्सेज पर पूरा अधिकार पा सकें, सेल देयर गुड्स एंड फेयर प्राइसेस इन द वर्ल्ड मार्केट, और वर्ल्ड मार्केट में उनको मौका मिले चीज़ों को बेचने का जहाँ उनको फेयर प्राइस भी मिल सके। ये सब डिमांड इन्होंने रखी थी। The tax of fee imposed by the country on goods imported from another country is called import duty। तो इसमें होता ही है, जब एक देश से दूसरे में चीज़ें जाती है तो वहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती है। अब ये इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्ट ड्यूटी के जरिए हमको किसी देश के साथ किस तरह का रिलेशन रखना है ये हम दिखा देते हैं। अगर हमको किसी देश के साथ रिलेशन कम रखना है तो हम इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, और रिलेशन बढ़िया करना है तो हम इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे। ये चीज़ देखते हैं। द रेट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। और आपको बस हमको बस इतना ही ध्यान रखना है, एक्सचेंज रेट, एक दूसरे से एक्सचेंज करने की जो रेट, एक्सचेंज रेट
कितनी डिमांड, कितनी सप्लाई, वो सारी चीज़ें। और इफ़ द एक्सचेंज रेट इज़ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है तो ये एक्सचेंज रेट बिल्कुल फिक्स नहीं रह पाती है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के बारे में था, थर्ड चैप्टर के बारे में। अब हम इसके बाद जो अगला हिस्ट्री का चैप्टर है उसकी वीडियो भी जल्द आपके सामने बनाऊंगा। धन्यवाद।